बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अफगान लड़कियों के लिए कब खुलेंगे तालीम के दरवाजे। अफगानिस्तान में औरतों की धुंधलाती उम्मीद कि अब स्कूल कॉलेज नहीं लौट पाएंगी लड़कियां। तालिबान के खौफ के बावजूद कैसे कुछ स्वीकृत स्कूल में जाकर पढ़ रही हैं लड़कियां। बीबीसी की खास रिपोर्ट। बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पायल भुयन। तालिबान के शासन में कैसे महिलाओं के हालात फिर से हो रहे हैं खराब, इसकी कवर स्टोरी में बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन। कहा, भारत की महिलाएं आने वाले कल के लिए देंगी अधिकतम योगदान। साथ ही कहा, क्लाइमेट चेंज भारत के लिए भी बड़ी चुनौती, जिससे निपटना जरूरी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के नेता फवाद चौधरी को उनके घर से किया गया गिरफ्तार। फवाद चौधरी पर चुनाव आयोग के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश करने का आरोप। जर्मनी और अमेरिका अपने दूसरे नेटो सहयोगियों के साथ यूक्रेन को टैंक देने को हुए राजी। जर्मनी अपनी पहले खेप में देगा 14 लेपर्ड टैंक्स। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फैसले का किया स्वागत। उत्तर कोरिया में कथित तौर पर लगा 5 दिनों का लॉकडाउन, लेकिन सरकारी आदेश में कोरोना का जिक्र कहीं नहीं। वहीं चीन के ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ रहा है कोरोना का कहर। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल के फाइनल में पहुंची। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में ग्रेट ब्रिटेन की नील स्कूप्सकी, अमेरिका की डेसिरा क्रोजेक की तीसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को दी मात। और मिलिए उस महिला से जो प्रीमेच्योर बच्चों के लिए बनाती हैं खास कपड़े। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। अफगानिस्तान में तालिबान ने लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगा दी है। इससे उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है और अब वो पढ़ने के लिए कैसे अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं, इसी की बात आज कवर स्टोरी में। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार महिलाओं और लड़कियों पर लगाई गई पाबंदी को लेकर लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव झेल रही है। उस बात को 1 महीना हो गया है जब तालिबान सरकार ने लड़कियों के यूनिवर्सिटी जाने पर बैन लगाने की घोषणा की थी, और अभी भी ये साफ नहीं है कि वो वापस लौट पाएंगी या नहीं। बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा की रिपोर्ट। क्लासरूम खाली, लाइब्रेरी वीरान। यूनिवर्सिटी में भी अब छात्राएं नहीं दिखती। अफगानिस्तान में तालिबान के फरमान ने महिलाओं पर रोक लगाने वाली चीजों की लिस्ट में एक और चीज जोड़ दी है। I don't have the right for working. मेरे पास काम करने का अधिकार नहीं है, मेरे पास जीने का हक नहीं है, मुझे महिला होने का अधिकार नहीं है। ये एक अपराध है। It's a crime. नायला मिर्जा को कुछ हफ्तों बाद ही डिग्री मिलने वाली थी। बैन का मतलब है उनके पास अब कुछ नहीं बचा। Suddenly everything changed just in a matter of. अचानक कुछ दिनों के भीतर सब कुछ बदल गया। वो आए, हमसे सब छीन कर ले गए। जिंदा रहने का अधिकार, एक इंसान, एक महिला के तौर पर सांस लेने का अधिकार। मैं पहले गर्व से कहती थी कि मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ, पर अब मैं रोज उठती हूँ, घड़ी की ओर देखती हूँ, टिक टॉक टिक टॉक। The clocks tick tock, tick tock, tick tock. अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ही महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से दूर कर दिया गया है। 12 साल से ऊपर की ज्यादातर लड़कियां स्कूल वापस नहीं जा पाई। लड़कियों को पार्क, जिम जाने से रोक दिया गया है और वह बस पुरुषों के साथ ही बाहर जा सकती हैं। इन सब के बावजूद महिलाएं आवाज उठा रही है। हालांकि अफगानिस्तान में पुरुष उनके साथ कम ही खड़े होते हैं। प्रोफेसर मशाल 450 फीमेल स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी चलाते हैं। वो कहते हैं अब बहुत हो चुका।
بگذارین دیگه پشت خانم‌ها را بحث هست. इन महिलाओं को अकेला छोड़ दीजिए। पिछले 1.5 साल में उनकी सारी नीतियां महिलाओं के खिलाफ ही तो रही हैं। महिलाओं को पूरा शरीर ढकने के लिए कहना, स्कूल नहीं जाने देना, यहाँ इनसे ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं। یا استاد من اینه پاره میکنم اصلی رو پاره میکنم. प्रोफेसर मशाल ने हाल ही में विरोध जताते हुए लाइव टीवी पर अपनी डिग्रियां काट दी, जो वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। تراغی چی دماغ خورد اجازه ورنکه و می خاطر پاره کردم که وقت वो बाकी पुरुषों पर सवाल उठाते हुए पूछते हैं कि वो कहाँ हैं। دست فرزندای خود بگیرن تا در मैं सभी पिताओं से अपील करता हूँ कि हाथ पकड़कर बच्चों को स्कूल ले जाएं, चाहे स्कूल के दरवाजे बंद ही क्यों ना हो, चाहे उन्हें वहाँ घुसने ही क्यों ना दिया जाए। उन्हें हर दिन ये करना चाहिए। नई सरकार की आलोचना करने वाले कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। با مادرم و با خانم خدافزی کردیم. मुझे पता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो खतरनाक है। हर सुबह मैं अपनी माँ और पत्नी को गुड बाय कहता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि शायद मैं वापस ना आऊँ। मैं अफगानिस्तान की 2 करोड़ महिलाओं और बच्चियों के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। हमारे साथ जब भी बात हुई, हर बार नायला ने कहा कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहेंगी, पर यह उस वक्त की तस्वीर है जब वो अफगानिस्तान छोड़कर जा रही थी। It's over for me. I mean, staying here and staying dead is the same thing. तालिबान के प्रतिबंधों ने उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, पर तालिबान की सरकार कह रही है कि यह प्रतिबंध टेम्परेरी है। उनका दावा है कि पढ़ाई के लिए वो इस्लामी कानूनों के मुताबिक माहौल तैयार कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि पुरुषों की तरफ से जब तक और आवाजें इसके विरोध में नहीं उठती, क्या कुछ बदलेगा। आमिर पीरजादा, BBC न्यूज, काबुल, अफगानिस्तान। और इस बीच अफगान औरतों की हालत बेहतर होने की उम्मीद धुंधलाती जा रही है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं। कुछ पढ़ी लिखी औरतें सीक्रेट स्कूल चला रही हैं और कई लड़कियों को शिक्षित कर रही हैं। BBC संवाददाता याल्दा हकीम की रिपोर्ट। काबुल का एक बेसमेंट जहां पढ़ाई होती है। ये 21 साल की महिला पहले जौहरी का काम करती थी। 7 महीने पहले इन्होंने ये सीक्रेट स्कूल शुरू किया, जहां हर दिन हर उम्र की लड़कियों को पढ़ाया जाता है। उन्होंने मुझसे कहा कि खतरों के बावजूद वो छात्राओं को ये भूलने नहीं देना चाहती कि स्कूल जाने के क्या मायने हैं। साथ ही वो चाहती हैं कि वो भी महसूस करें कि वो पढ़ सकती हैं और उन्हें पढ़ना चाहिए। अगर तालिबान सरकार को इस सीक्रेट स्कूल के बारे में पता चला तो ये सब मुश्किल में पड़ जाएंगी। आमतौर पर यहाँ 30 से ज्यादा लड़कियां आती हैं, लेकिन आज सिर्फ 10 आई हैं। तालिबान ने सत्ता संभालने के बाद 12 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी। पिछले साल मार्च में लड़कियों से कहा गया कि वो स्कूल वापस आ सकती हैं, लेकिन वो जैसे ही पहुंची उन्हें वापस भेज दिया गया। जब मैं यहाँ आती हूँ तो बहुत डरी हुई होती हूँ। सब तालिबान के हाथ में है और हमें स्कूल जाने से रोक दिया गया है, लेकिन जब तक हमारे स्कूल नहीं खुलते मैं यहाँ आते रहना चाहती हूँ। तालिबान सरकार का कहना है कि ये रोक अस्थायी है, लेकिन एक 15 साल की छात्रा कहती हैं उन्हें समझ नहीं आता कि अफगान लड़कियों से ये बुनियादी अधिकार क्यों छीना जा रहा है। मुझे इससे काफी दुख होता है। वो हमें अपने स्कूल नहीं जाने दे रहे। ये फैसला इस्लाम के खिलाफ है, ये गैर कानूनी है। क्यों लड़के पढ़ सकते हैं और लड़कियां नहीं? अफगानिस्तान में ठंड का मौसम कई तरह की चुनौतियां लेकर आता है। कई बार काबुल में तापमान -21 डिग्री तक चला जाता है। इसके बावजूद छात्राएं और टीचर्स यहाँ आती हैं। इनकी टीचर कहती हैं कि इनका जुनून इनमें भी ऊर्जा भर देता है और उनकी आंखों में उम्मीद देखकर वो ये खतरा मोल ले रही हैं। साफ नहीं है कि ये लड़कियां कब अपने स्कूल वापस आएंगी। तब तक इनकी टीचर जैसी महिलाएं इनकी इकलौती उम्मीद हैं। अब ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सीरिया में क्यों कुछ लोग कूड़े से बनकर खाना खाने के लिए हैं मजबूर। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
अब देख रहे बीबीसी दुनिया में आपके साथ पायल भुयन। बात यूक्रेन वॉर की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए यह ऐलान किया है कि जर्मनी यूक्रेन को टैंक्स देगा। इससे पहले कई महीनों तक अपने नेटो सहयोगियों की इस मांग को जर्मनी दरकिनार करता रहा है। Deshalb ist es richtig, dass wir eng abgestimmt mit हम अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ करीबी सहयोग करते हुए यूक्रेन को वित्तीय, मानवीय और हथियारों की भी मदद दे रहे हैं। Waffenlieferung. Das haben wir in einem Bruch mit यूरोप में जर्मनी और ब्रिटेन ही हैं जो यूक्रेन को हथियारों के मामले में सबसे ज्यादा मदद दे रहे हैं। और यदि आप उन फैसलों पर नजर डालें जो जर्मनी ने किए हैं, तो आप कह सकते हैं कि यूक्रेन को मदद देने के मामले में हम हमेशा सबसे आगे रहे हैं। schon für Entscheidungen getroffen haben, kann man sagen. जर्मनी ही वो देश है जो जबरदस्त ऊर्जा के साथ बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है। Wir sind das Land, das das mit großer Energie und in großem Umfang tut. और दूसरी ओर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जर्मनी के फैसले पर कहा है कि उनकी ये योजना धरी की धरी रह जाएगी और चेतावनी दी है कि पश्चिमी देशों के टैंकों को जंग के मैदान में जलाकर खाक कर दिया जाएगा। जर्मनी यूक्रेन को फिलहाल 14 लेपर्ड 2 टैंक्स दे रहा है। अब दूसरे यूरोपीय देश भी अपने लेपर्ड टैंक यूक्रेन को दे सकेंगे। माना जाता है कि दुनिया भर में 2000 लेपर्ड 2 टैंक्स हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें ऐसे 300 टैंक्स मिल जाएंगे तो रूस की हार निश्चित है। वहीं अमेरिका भी जल्द ही यूक्रेन को अपने खास टैंक्स देगा। इन टैंकों को रूस के सोवियत जमाने के T-72 टैंकों से कहीं अधिक बेहतर माना जा रहा है। खबर अब सीरिया से। 4 साल पहले अमेरिका ने उत्तर पूर्वी सीरिया में तथाकथित इस्लामिक स्टेट पर फतह का ऐलान किया था, लेकिन वहां आज भी लाखों लोग बेहाल हैं और कुछ तो इस कदर बेहाल हैं कि कूड़े में खाना तलाश कर जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए लाचार हैं। इराक की सीमा के जरिए सीरिया तक पहुंचने के रास्ते को खोलने से चीन और रूस ने इनकार कर दिया है, जिससे वहां राहत एजेंसियां मदद नहीं पहुंचा पा रही हैं। देखिए सीरिया से लीना शिखौनी की रिपोर्ट। सीरिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में ऐसी है लोगों की हालत। यहाँ तबाही मचाने वाली जंग को खत्म हुए 4 साल बीत चुके हैं। नौजवान, बुजुर्ग सब शामिल हैं। ये भूखे हैं जो अपनी भूख यूएस मिलिट्री बेस से निकले कचरे में खाना तलाश कर मिटा रहे हैं और उन पर नजर भी रखी जा रही है। ये लड़की कह रही है कि इसमें हमें खाना मिल जाता है, हम खाते हैं क्योंकि भूख मिटानी है। हम कचरे से बीनकर खाना खाते हैं, दूसरा कोई चारा नहीं। दोनों हर दिन यहाँ लगभग 12 घंटे बिताते हैं और नजर होती है खाने पर या प्लास्टिक पर, जिसे बेचकर वो कुछ कमा सके। उनका छोटा सा गांव यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। ये बेहद थकाने वाला है। हम प्लास्टिक खोजने गांव में जाते हैं। वाला और मैं भूखे लौटते हैं। हम मौत की कगार पर पहुंच गए हैं। भूख ने हमें तोड़ दिया है। तथाकथित इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कई साल तक चली जंग ने यहाँ हालात बेहद खराब कर दिए हैं। सीरिया के इस हिस्से में कुर्दों के नेतृत्व वाला प्रशासन काम करता है, लेकिन इसे मदद बहुत कम मिलती है। अधिकतर मदद मुख्य शरणार्थी शिविरों में चली जाती है और इन जैसे सुदूर बसे लोग मदद से महरूम रह जाते हैं। आईएस के खिलाफ जंग ने हमें प्रभावित किया है। हमें रोटी तक नसीब नहीं, इसलिए मुझे कूड़ा बीनकर खाना लाना पड़ता है। आमिर का भाई इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिकियों की तरफ से लड़ा करता था। वो हाल ही में पेट्रोलिंग के दौरान घायल हो गया और अब उसके परिवार के 11 सदस्यों की जिम्मेदारी आमिर पर है। अमेरिका को हमारी मदद करनी चाहिए। कचरे में खाना तलाशना अच्छा नहीं लगता। काश कि मेरे पास पैसे होते। यूएस सेंट्रल कमांड ने यहाँ लोगों की इस दुर्दशा के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन स्थानीय लोगों को लगता है कि अमेरिका की मौजूदगी से उन्हें स्थिरता और खतरों से सुरक्षा भी मिलती है। इन सैनिकों की वापसी से यहाँ कई परिवारों की जिंदगी अधर में लटक रही है और ये लोग उस जंग के शिकार हैं जिसे भुला दिया गया है। और ब्रेक के बाद देखिए, क्या आपने कभी देखे हैं प्री मैच्योर बच्चों के कपड़े? इस खास मिशन में जुटी महिला से मिलवाएंगे ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुइन। ब्रिटेन में हर साल लगभग 60,000 बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, जिन्हें जन्म लेते ही से ही खास देखभाल की जरूरत पड़ती है। लेकिन इतने छोटे बच्चों के लिए कपड़े मिलना लगभग नामुमकिन होता है। इस मुश्किल का समाधान खोजा एक मां ने, जिन्होंने अनुभवी नर्सों की मदद से प्रीमेच्योर बच्चों के कपड़े तैयार किए। देखिए रेबेका ब्राइस की रिपोर्ट। उस पर कई वायर और मॉनिटर्स लगे थे। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पा रही थी। मुझे बस लाल रंग का बेहद नाजुक, बेहद छोटा बच्चा दिख रहा था, जो किसी घायल परिंदे के जैसा लग रहा था। कैडन का जन्म समय से 9 हफ्ते पहले हो गया था और उसे फौरन इंक्यूबेटर में रख दिया गया। मैं उसे देखती थी और घबरा जाती थी। मुझे उसके भविष्य की चिंता सता रही थी। मैं बहुत डर गई थी। लॉर्ना को इस सदमे ने एक राह दिखाई और उन्होंने इस तरह के बच्चों के लिए बहुत छोटे छोटे कपड़े बनाना शुरू किया। ये है लिटिल पिकल और 2-2.25 किलो तक के बच्चों के लिए है। हम इससे भी छोटा बना सकते हैं, जिसे हम डिंकी कहते हैं। बेथ मॉरिस एक अनुभवी नर्स हैं, जिनके साथ मिलकर लॉर्ना ने कपड़ों को इस तरह डिजाइन किया कि उनके इलाज में कोई दिक्कत ना आए। हमने सुपर डिंकी की शुरुआत की, क्योंकि हम चाहते थे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कपड़े पहनाने के ऐसे पहले मौकों को खास बना सकें, जिस पर हम अक्सर कभी ध्यान नहीं देते हैं। खास तौर पर प्री मैच्योर बच्चों के लिए इतने छोटे कपड़े तलाशना बेहद मुश्किल है, और जो होते भी हैं उनमें वो रंग और सुंदरता नहीं रहती। ये वो कपड़े हैं जो उसे पहनाए गए थे। शायद तब वो 1 महीने का था। हमारे दोस्त और परिवार वाले सदमे में थे। हम जानना चाह रहे थे कि ऐसे बच्चे कितना जी पाते हैं। तब जश्न की जगह डर की भावना बैठी हुई थी। लगभग 4 साल बाद अब कैडन खेलता कूदता बच्चा है और लॉर्ना का ये बिजनेस भी चल निकला है, जहां उनके पास सपोर्टिंग ऑनलाइन कम्युनिटी है। पेरेंट्स एक दूसरे से बात करके टिप्स शेयर कर सकते हैं और हम उनके अनुभवों का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ठीक होने का ये एक अहम हिस्सा है। लॉर्ना अब अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। मुझे वाकई सपोर्ट महसूस होता है। तभी मैं दोबारा प्रेग्नेंट होने के लिए हिम्मत जुटा पाई, क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरी का रिस्क तो रहता ही है। और चलते चलते तस्वीरें चीन से, जहां ट्रेडिशनल लैंटेन फेस्टिवल की तैयारी हो रही है। इसके लिए हर ओर रोशनी की गई है। चीन में लैंटेन फेस्टिवल 5 फरवरी को मनाया जाता है। कार्यक्रम कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायलभुयन। Thank you.